अब नेक्स्ट में हमारा आता है लोकतांत्रिक सरकार। भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। संसार में और भी कई देश हैं जहाँ लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किया है। ऊपर हमने बताया है कि लोकतंत्र की क्या मुख्य बातें हैं कि लोगों के पास अपने नेता चुनने की शक्ति होती है। इसका अर्थ यह है कि लोकतंत्र लोगों का ही शासन है। ठीक है। लोकतंत्र में मूलभूत जो विचार हैं वो ये हैं कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और ये प्रतिनिधि मिलकर के यहाँ पे सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कर सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे। लेकिन अब बात आती है कि यह हमेशा नहीं रहता है। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थीं। अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थीं जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी खुद की संपत्ति थी। इसका मतलब ये था कि औरतों, गरीबों और अशिक्षित को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो गिने चुने जो पुरुष थे, बड़े लोग थे, वही जो बनाते थे, उन्हीं के माध्यम से चलते थे। भारत में आज़ादी से पहले बहुत कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसलिए जनता ने संगठित होकर के इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने भी जोर शोर से मांग उठाई और 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में, ध्यान रखिएगा कि जो यंग इंडिया पत्रिका है वो गांधी जी द्वारा लिखी गई थी। तो यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था कि मेरा यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है और संपत्ति या शिक्षा नहीं है वो वोट नहीं दे सकता। जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। ऐसा गांधी जी ने जो 1931 में आई थी यंग इंडिया पत्रिका, उसमें उन्होंने लिखा था। अब यहाँ पे एडिशनल फैक्ट दिया गया है कि यहाँ पे वोट का यानी कि वोट फॉर वुमेन, कैसे उनको अधिकार मिला वोट के लिए। तो संसार में कहीं भी सरकार ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाएं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा था। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहा गया और अंग्रेजी में इसे सफ्रेज यानी कि सफ्रेज मूवमेंट भी कहते हैं। ठीक है, इसका हिंदी यही होता है, महिला जो मूवमेंट अधिकार है। सफ्रेज का मतलब होता है क्या? वोट देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार। ठीक है। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुष काम करते थे। ये बात है प्रथम विश्व युद्ध की, जब जो पहले जो यूरोप के देश थे या जो युद्ध में भागीदारी करने वाले जो देश थे, वहाँ पे जब पुरुषों ने युद्ध में अपना लड़ने के लिए चले गए, तो जो उनके देश में जो काम पुरुष करते थे उनके लिए वहाँ पे पुरुष उपलब्ध नहीं थे, तो उन पुरुषों को काम करने के लिए महिलाओं को बुलाया गया। ठीक है, तो इसी से यहाँ से शुरू हो गया उनका मूवमेंट। ठीक है, कि महिलाएं भी पुरुषों की तरह काम कर सकती हैं। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू कर दिया, तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनका क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत धारणा बना रखी थी। ऐसा हम लोग सोचने लगे कि हम क्यों ऐसे महिलाओं के बारे में सोच रहे थे कि उनके पास काम करने की शक्ति नहीं है। महिलाएं जो हैं ये काम नहीं कर सकती, ऐसा उनके दिमाग में पहले से भरा हुआ था। लेकिन जब ये सब उन्होंने देखा कि जो महिलाएं हैं वो अपना काम, सारे काम को जो पुरुष कर सकते हैं वो भी कर सकती हैं, वे दंग रह गए। महिला मताधिकार आंदोलन की साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की। उनकी आवाज़ सुनी जाए, इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गईं और भूख हड़ताल पर बैठीं। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कुछ साल बाद 1928 में दिया गया। यहाँ पे एडिशनल फैक्ट दिया हुआ है कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो फिगर है यहाँ पे कि किस प्रकार जो लोग हैं जब वोट डालने के लिए आते हैं तो यहाँ पे उनके अंगुली में स्याही का निशान लगाया जाता है, ताकि
केवल एक वोट ही लोगों को मिल सके, इसलिए निशान के तौर पर उनको लगाया जाता है। तो इस प्रकार जो परंपरा है वोट देने की, आप लाइनों में यहाँ पे लोग खड़े होते हैं और इस तरीके से जो महिला यहाँ पे इसके जो उंगली है उस पर स्याही लगाती है, जिससे दोबारा ये वोट न दे सके, एक ही बार वोट दे सके, फर्जी तरीके से वोट न पड़े, इसके लिए ऐसी व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो इस प्रकार जो ग्रामीण लोग हैं, ग्रामीण के एरिया के जो फिगर होते हैं, यानी कि जो चित्र होते हैं, देखने के लिए इसको हमने आपको दिखाने का यहाँ पे प्रयास किया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट में हमारा आता है कि भारत सरकार का रूस के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने का जो निर्णय है वो कौन ले सकता है। तो आप बोलोगे कि जो राष्ट्रीय स्तर की सरकारें हैं वो इसका निर्णय ले सकती हैं। दूसरा क्या है कि पश्चिम बंगाल का सारे सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 में बोर्ड की परीक्षा लेने का जो निर्णय है वो कौन ले सकता है। तो जो राज्य सरकार है वो इस प्रकार का निर्णय ले सकती है। अब सेकेंड में जो थर्ड है वो क्या है कि डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच में जो नई रेल सेवाएं जो है वो शुरू करने का जो निर्णय है वो कौन ले सकता है। तो हमारा राष्ट्रीय स्तर की जो सरकारें होती हैं वो इस प्रकार का निर्णय ले सकती हैं। अब यहाँ पे आता है कि गांव में एक सार्वजनिक कुएं के स्थान को जो चुनने का निर्णय है ये कौन ले सकता है। तो इसको आपको कमेंट में बताना है कि इस प्रकार का निर्णय कौन ले सकता है। ठीक है, हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पटना में बच्चों के लिए एक बड़ा सा पार्क बनाने का जो निर्णय है वो कौन ले सकता है। तो इस प्रकार का जो निर्णय है वो वहाँ की जो राज्य सरकार है वो इस प्रकार का निर्णय ले सकती है। हरियाणा सरकार का सारे किसानों को मुफ्त बिजली देने का निर्णय कौन ले सकता है इसका निर्णय। तो राज्य सरकार भी इस प्रकार का निर्णय ले सकती है। इसमें जो लास्ट है वो दिया है कि 1000 रुपये का नया नोट शुरू करने का निर्णय कौन ले सकता है। तो इसको कहोगे कि जो हमारी राष्ट्रीय स्तर की सरकारें होती हैं वो इस प्रकार का निर्णय ले सकती हैं। ठीक है, अब अपने अभ्यास प्रश्न की तरफ आते हैं। इसमें दिया गया है, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि आप सरकार शब्द से क्या समझते हैं। एक सूची बनाइए कि किस तरह से सरकार आपके जीवन को प्रभावित करता है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि सरकार जो है वो कुछ लोगों का एक ऐसा समूह है जो लोगों के लिए व्यवस्था करती है, नियम बनाती है और निर्णय लेती है, और इन नियमों को अपने देश में रहने वाले जो लोग हैं उन पर लागू करती है। ठीक है, अब इसमें जो नेक्स्ट आया है कि वो हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो जैसे इसमें आप बोलोगे कि जो पहला नंबर है कि देश की सीमाओं की रक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करना, इसका पहला काम हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा कि देश के लोगों की जो जन सुविधाएं हैं, जैसे कि परिवहन हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य संचार हो गया, तो इस प्रकार की जो सुविधाएं हैं इनके माध्यम से सरकार इसको लागू करती है। तीसरा क्या हो जाएगा कि देश में लोक कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनको लागू करना भी सरकार का काम होता है। अगर हम चौथे की बात करें कि विपदाओं के समय जो पीड़ितों को सहायता पहुंचाने का काम होता है वो भी सरकार ही करती है। ठीक है, और लास्ट अगर हम बात करें तो देश में शांतिपूर्ण और कानून व्यवस्था को लागू करने का काम भी सरकार ही का होता है। ठीक है, यहाँ पे जो मेरा दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है कि सरकार को कानून के रूप में सबके लिए नियम बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कहेंगे कि सरकार को कानून के रूप में सबके लिए नियम बनाने की ज़रूरत तो है, और इसलिए भी है क्योंकि देश में सभी लोग इकट्ठा रहते हैं और काम करते हैं, तो सबके लिए व्यवस्था की आवश्यकता होती ही है जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सकें। देश के जो संसाधन हैं उन पर नियंत्रण रखने के लिए भी सरकार को कुछ नियम बनाने पड़ते हैं ताकि जो सभी लोग हैं वो इन संसाधनों का उपयोग जो है वो कर सकें, और देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने की भी उनको कानून बनाना पड़ता है शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। ठीक है, ताकि हमारा जो देश है वो सुचारू रूप से चल सके। तीसरा क्या है क्वेश्चन कि लोकतांत्रिक सरकार के आवश्यक लक्षण क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट में जो मेरा चौथा क्वेश्चन है वो क्या है कि महिला मताधिकार आंदोलन क्या है, इसकी उपलब्धि क्या थी। तो आप बोलोगे कि महिला मताधिकार के लिए आंदोलन चलाया गया था, हमने ऊपर इसके बारे में डिस्कस किया था। इस आंदोलन को महिला अधिकार आंदोलन कहा गया। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं को सरकार के कार्यों में भागीदारी का अधिकार उस समय नहीं था। महिलाओं को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा, और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं का यह आंदोलन काफ़ी मजबूत हुआ, क्योंकि इस दौरान जो है वो महिलाओं ने पुरुषों के द्वारा किए जाने वाले जो कार्य थे उनको करने लगे थे। उनसे महिलाओं की जो क्षमताएं थी उनके बारे में जो गलत धारणा फैली हुई थी लोगों के दिमाग में कि महिलाएं कुछ काम नहीं कर सकती हैं, वो धारणाएं दूर हो गई, और उन्होंने साबित किया कि महिलाएं केवल काम ही नहीं कर सकती बल्कि निर्णय भी लेने के लिए योग्य हैं। 1920 में अमेरिका ने सबसे पहले वहाँ पे महिलाओं को वोट देने का अधिकार किया। उसके बाद से 1928 में इंग्लैंड ने भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। ठीक है, अब इसमें जो मेरा पांचवा क्वेश्चन है वो क्या है कि गांधी जी का दृढ़ विश्वास था कि भारत में हर एक वयस्क को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग उनके विचारों से सहमत नहीं थे। बहुत लोगों को लगता था कि अशिक्षित लोगों को, जो ज़्यादातर गरीब हैं, वोट देने का अधिकार उनको नहीं मिलना चाहिए।
इसमें दिया है कि आपका क्या विचार है, क्या आपको लगता है कि यह भेदभाव का एक रूप होगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। हमारे विचार से क्या होगा कि हमारे विचार से भारत में सभी लोगों को, जो सभी वयस्क लोग हैं, उनको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। इन वयस्कों में चाहे अशिक्षित हो चाहे वो गरीब हो, इन सबको हमें शामिल करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि वोट देने का अधिकार, इसका अर्थ ये होता है, वोट देने का अधिकार का मतलब ये होता है कि शासन में भागीदारी लोगों का। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यदि हम अशिक्षित हैं और गरीब लोगों को वोट देने का अधिकार से वंचित रखते हैं, तो हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के अन्य मूल्य, जो कि समानता का पालन भी नहीं करते हैं, जिसका मूल्य होता है लोकतांत्रिक देश में कि सभी लोगों को समान अवसर मिलना चाहिए। तो इस प्रकार के जो मूल्य हैं, इस प्रकार के जो निर्णय हैं, ये अगर लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा तो उससे उनको क्षति मालूम पड़ती है। ठीक है, इससे उन लोगों को लगेगा कि हमारा जो अधिकार है वो हमको नहीं मिल रहा है। क्लियर है? जिससे क्या होगा, जिससे दूसरे तौर पे हम क्या कर सकते हैं कि उनके शासन में भागीदारी के अधिकार को हम छीनना कर सकते हैं कि यदि उनको वोट देने का अधिकार नहीं मिलता है, जिससे वह निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है उसमें शामिल हो सकते हैं यदि हम वोट उनको देने के लिए कहते हैं तो, तथा अपने देश और देश के हित के जो निर्णय हैं उनको भी वो ले सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा, इसमें जो क्वेश्चन आंसर थे उनको हमने डिटेल में एनालिसिस किया। क्लियर है? तो इस तरह आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।